अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। हंसते हंसते है ज़िंदगी बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बेहद अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ज़िंदगी की इस जद्दोजहद में हर जगह सफलता प्राप्त करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए आप बुनियाद गढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो मैंने गीत गाया कि मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, हंसते हंसते है ज़िंदगी बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो हमें कल की फ़िक्र तो करनी है, पर कल की फ़िक्र में निराश नहीं होना प्यारे बच्चे। क्योंकि मैं एक कहीं पे पढ़ रहा था, इंटरनेट पे पढ़ रहा था या फिर कोई मैगज़ीन में पढ़ रहा था। हमारे कुछ प्रोफेसर्स ने सर्वे किया। उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। एक ऐसा ग्रुप बनाया एक ग्रुप में 50 लोगों को रखा और एक ग्रुप में 50 लोगों को रखा। और पहला जो एक ग्रुप था 50 का, उन्हें उन 50 लोगों को जिस चीज़ से खुशी मिलती थी, जैसे किसी को अपने बच्चे की आवाज़ सुनने से खुशी मिलती थी, किसी को फूल सूंघने से खुशी मिलती थी, किसी को किसी और चीज़ में खुशी मिलती थी, तो उन 50 लोगों को जिन चीज़ों से खुशी मिलती थी उन्हें वो चीज़ कराई गई और बाकी के 50 लोगों को कुछ नहीं कराया गया। फिर उनके बाद उन्हें एक गणित का पज़ल सॉल्व करने के लिए दिया गया प्यारे बच्चों। तो बेहद हैरानी वाली बात सामने आई कि दोनों जो ग्रुप थे, 50 ये, दोनों सेम माइंड वाले ग्रुप थे। मतलब दोनों का जो माइंड लेवल था वो इक्वल था, इनका भी सेम था और इनका भी सेम था। मतलब माइंड लेवल में कोई दिक्कत नहीं थी, एक ही माइंड लेवल वाले लोग थे। लेकिन जिस ग्रुप को खुश किया गया, खुशी दी गई क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले, तो उस ग्रुप ने ज़्यादा पहले और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, बजाय कि उस ग्रुप के इस ग्रुप को ऐसा कुछ नहीं कराया गया। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप इस पल को जीना चाहते हो, इस पल को बेहतर करना चाहते हो, तो आपको खुश रहना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में कैसी भी समस्याएं हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस इज़ माई 100%। ये मुझे जो उपलब्ध है यही मेरा 100%, 100% रिसोर्स है। मैं कैसे इन रिसोर्सों का उपयोग करके अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकता हूँ, और अगर मेरी कंडीशन आज ख़राब है तो कैसे मैं इस कंडीशन से निकल कर अपने माँ बाप को, अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पे पहुंचा सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके ऊपर है। अगर अभी की जो हमारी समस्या है, अगर आप उसे दुखी मन से सॉल्व करोगे, चिड़चिड़े मन से सॉल्व करोगे, गुस्से से सॉल्व करोगे, एक अभाव में सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने में कठिनाई जाएगी। और अगर आप खुशी मन से सॉल्व करोगे कि जो दिया ईश्वर ने बहुत दिया, अब मैं इसे सही करने का प्रयास करूंगा, तो प्यारे बच्चों, मेरा यकीन मानो कि आप बेहद आसान तरीके से सॉल्व करेंगे और आपके संघर्ष की जो यात्रा होगी वो इतनी कष्टदायी नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप जिस भी स्थिति में हो, खुश रहने का प्रयास करो, क्योंकि खुश रहने से एक बड़ी अच्छी चीज़ जो है निकल के आती है कि आपसे कनेक्ट होने वाले लोग, सारे लोग खुश रहते हैं आपके खुश होने के कारण। तो पूरा इन्वायरमेंट क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव बन जाता है। आपको पता है कि अगर आप कहीं मातम बन रहा हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, अगर आप वहाँ जाओगे, सैड इन्वायरमेंट होगा तो आपका मन दुखी होगा। लेकिन एक जहाँ खुशहाली भरा माहौल है, आप वहाँ जाओगे तो आपका मन सुखी होगा बच्चे, आपके अंदर खुशी आएगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव माहौल हम खुद क्रिएट करते हैं। अगर हम दुखी होंगे, हम चिड़चिड़े होंगे, हम गुस्से में होंगे, तो हमसे टच होने वाले सारे व्यक्तियों का माइंड हम ख़राब कर देंगे, तो हमारे आसपास का वातावरण निगेटिव हो जाएगा। और अगर हम खुश रहेंगे, आसपास के लोग खुश रहेंगे, तो वही माहौल, वही लोग एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3, जो है बेस्ड डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं 8, उन सबको अप्लाई करेंगे, है ना बच्चे, और आसान तरीके से डिटर्मिनेंट को, सारणिक को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नवबोध मैथ्स का
4.3 का पहला ही क्वेश्चन है कि सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हल करके हम क्या बोलते हैं? हल करके हम बोलते हैं दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों? दिया है सारणिक। या फिर यहाँ पे दिया है ना करके हम बोल दिया करें माना। माना या फिर क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं लेट। माना डेल्टा इज़ इक्वल टू, जो सारणिक दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर प्यारे बच्चे पुराने वीडियो देखे हो तो मैंने हर एग्जाम्पल में यही सारणिक लिया है। इसको तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसकी वैल्यू 0 आती है, लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निक के जरिए हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम कुछ यहाँ पे ऑपरेशंस लगाएंगे, हिंदी में कहते हैं संक्रिया लगाएंगे। आई बात समझ प्यारे बच्चों? तो हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस लगा के इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे प्यारे बच्चों। तो आपको ये पता है, आपके पास दो प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों। एक थी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, और प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहती थी प्यारे बच्चों कि अगर किसी सारणिक की कोई एक लाइन का मतलब है कोई एक रो 0 हो जाए तो सारणिक का मान क्या होता है बच्चे? 0 होता है। या फिर कोई एक कॉलम 0 हो जाए, यहाँ कुछ भी रहे, कोई एक कॉलम 0 हो जाए तो सारणिक का मान क्या होता है बच्चे? 0 होता है। एक ये प्रॉपर्टी हो गई। हमने उसके बाद एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्यारे बच्चों कि अगर किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियाँ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कोई भी दो पंक्तियाँ इक्वल हो जाएं बच्चों, जैसे R1 R2 इक्वल हो गए तो सारणिक का मान क्या होता है? 0 होता है। अगर किसी सारणिक की कोई दो कॉलम भी इक्वल हो जाएं प्यारे बच्चों तो भी सारणिक का मान क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे R1 और R2 इक्वल थे, यहाँ पे C1 और C2 इक्वल है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें उन जितने भी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े थे उन सभी का इस्तेमाल करके हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, हम कुछ ऐसा दिमाग लगाएं कि क्या कोई दो रो हम इक्वल कर पा रहे हैं, या फिर हम कुछ ऐसा दिमाग लगाएं कि क्या हम कोई एक रो या फिर एक पूरा कॉलम 0 कर पा रहे हैं। हमें ऐसी दिमाग लगानी पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो एक चीज़ हम देखते हैं कि जब अगर मैं इन दोनों को, चाहे आप रो में जाओ चाहे आप कॉलम में जाओ, ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को इसे और इसे जोड़ता हूँ, चेक करो क्या आएगा? 3 1 4 आएगा, और फिर 6 4 10 आएगा बच्चे, और फिर 9 और 7 16 आएगा प्यारे बच्चे। आएगा नहीं आएगा? तो अब देखो, अगर मैं इसे जोड़ दूँ, C1 और C3 को जोड़ दूं बच्चे, तो मुझे 4 10 और 16 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है? 4 10 और 16। पहले अपन को ऐसी स्कीम बनानी पड़ेगी हम क्या करें तो क्या हो जाए, इसीलिए पहले आप सोचो एक आध दो स्टेप, तब जाके आप सही कर पाओगे। और अब अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो अब अगर मैं इसमें 2 का भाग दे दूँ, इसमें 2 का भाग दूँगा, 2 दूनी 4 बचेगा, 2 पंचे 10 बनेगा, और 2 अट्ठे 16 बनेगा। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ? ये जो C2 है वो इक्वल हो गया C3 के। और जब किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है। और आपने देखा था पिछले वीडियो में भी, जब हमने डायरेक्ट मेथड से, मेन मेथड से, प्रसार विधि से इसका हल किया था तो 0 ही आया था। यहाँ भी हमें क्या मिल गया प्यारे बच्चों? 0 मिल गया। तो अब मैं आपको विधिवत करके दिखाता हूँ कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा प्यारे बच्चों, हम हल करके, इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे बच्चे सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन करके बोलेंगे कि माना डेल्टा इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब हम कर क्या रहे हैं, मैंने क्या किया था, मैंने
इन दोनों को जोड़ने के लिए बोला था, या फिर इनको भी देखो कुछ होगा कि 3 2 5 6 5 11 नहीं होगा, इन दोनों को मैंने जोड़ने के लिए बोला था प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बोला था, मैं C3 में चेंज करूँगा। कहाँ चेंज करूँगा प्यारे बच्चों? C3 में चेंज करूँगा। C3 में क्या चेंज करूँगा? C3 में मैं C1 को जोड़ दूँगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? संक्रिया लगाने का, ऑपरेशन लगाने का तरीका समझेंगे बच्चे। जहाँ चेंज करना होता है उसे हम लेफ्ट में रखते हैं। जैसे C3 इज चेंज टू, C3 में क्या चेंज होगा? मैं C3 के एलिमेंट में C1 के एलिमेंट जोड़ दूंगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो यहाँ से मुझे डेल्टा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? बताओ, चेंज कहाँ आ रहा है? चेंज आ रहा है C3 में। इसका मतलब C1 और C2 में कोई चेंज नहीं होगा, तो हम C1 और C2 को एज इट इज़ बच्चे उतार देंगे। कोई दिक्कत? C3 में क्या चेंज होगा बच्चे? C3 प्लस C1। C3 क्या है? 3 है। C1 क्या है? C3 प्लस C1। तो C3 C1, देखो C1 है, ये C2 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है प्यारे बच्चों। तो C3 प्लस C1 मतलब 3 प्लस 1। तो एक बार मैं विधिवत कर दूँ, आगे से डायरेक्ट करूँगा। फिर 6 प्लस 4, तो 6 प्लस 4। फिर 9 प्लस 7, तो 9 प्लस 7। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? दिक्कत रहा करे बच्चे तो बताया करो, क्योंकि मुझे यहाँ से कैसे आपकी प्रॉब्लम समझ में आएगी। अब देखो तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 4 और फिर 4 5 और 6 4 10 और फिर 7 8 और 16। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? तो इस तरीके से हमने ये संक्रिया लगाई। ये कौन सी है संक्रिया नंबर या फिर प्रॉपर्टी नंबर? आपको प्रॉपर्टी याद आई होगी बच्चे, जहाँ मैंने कहा था कि आप किसी भी चीज़ में R1 में लैम्डा R2 कर सकते हो। मतलब एक पंक्ति के अवयवों में किसी संख्या से गुणा करके उसे दूसरी पंक्ति के अवयव में जोड़ दो, सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने क्या किया बच्चे? C1 में 1 का गुणा करके, जैसे लैम्डा R2 था तो लैम्डा C1 है, तो मैंने क्या गुणा किया? 1 का गुणा किया, उसे C3 से जोड़ दिया है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि हम किसी भी रो से या फिर किसी भी कॉलम से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हम गुणा कर सकते हैं। ये बात मैंने बताई थी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में यही अंतर है प्यारे बच्चों, कि मैट्रिक्स में जब हम गुणा करते हैं, सपोज़ करो अगर ये मैट्रिक्स था 1 2 3 और 4, तो अगर बाहर 2 है बच्चे तो इस 2 का अंदर पूरे गुणा होगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? लेकिन मैट्रिक्स में क्या होगा? मैट्रिक्स में हम जैसा चाहेंगे, अगर हम चाहेंगे कि मतलब एक रो और एक कॉलम में अलग अलग गुणा हो जाएगा। मतलब अगर हम 1 2 3 और 4 है, अगर मैं R1 में 2 का गुणा करना चाहूँ प्यारे बच्चों, अगर मान लो यहाँ पे 2 हो, इस 2 को R1 में ले जाऊँ तो केवल R1 चेंज होगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 और 4 हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो इस तरीके से होता है। मतलब मैट्रिक्स में क्या हुआ करता था कि कॉमन जो है निकलेगा तो सबसे निकलेगा, और गुणा होगा तो सब में होगा, हर एलिमेंट में। सारणिक में क्या होता है? किसी एक रो से आप कॉलम निकाल सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, या फिर किसी एक रो में ही आप गुणा कर सकते हो। किसी एक कॉलम से आप कॉमन निकाल सकते हो, या फिर किसी एक पूरे कॉलम में आप गुणा कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे? हमारी अगली संक्रिया है, हम इसमें 2 का भाग दे रहे हैं। तो R3 में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ प्यारे बच्चों? R3 में मैं क्या चेंज करूँगा? R3 इज चेंजिंग टू 1/2 R3, 1/2 R3। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? इसका मतलब ये है, तो डेल्टा इज़ इक्वल टू, या फिर देखो हम एक चीज़ और कर सकते हैं बच्चे, है ना? मुझे अभी ऐसे आप जब करोगे ना तो आपको कुछ का कुछ मिलता जाएगा। क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? यही वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ? मैं इस बार चेंज करता हूँ बच्चे, R3 में ही चेंज करता हूँ। तो सॉरी C3 में, कॉलम 3 है ये, तो C3 इज चेंजिंग टू C3 - 2C2। कोई दिक्कत है बच्चों को? मैं क्या करूँगा?
C3 में C2 का दुगना घटा दूंगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? C3 क्या है 4 है, C2 का दुगना क्या होगा 2 दूनी 4, तो 4 माइनस 4 0। C3 क्या है 10 है, C3 क्या है 10 है, माइनस C2 5 है तो 5 इंटू 2 तो 5 दूनी 10, ये भी क्या बन जाएगा बच्चे 0 बन जाएगा। तो मैं वही कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, तो मैं करने वाला हूँ C3 इज चेंजिंग टू C3 माइनस 2C2 माइनस 2C2। तो डेल्टा इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों चेंज कहाँ हो रहा है? चेंज होता है लेफ्ट वाले में, तो चेंज C3 में हो रहा है, तो C3 में चेंज हो रहा है, मतलब C1 C2 में कोई चेंज नहीं होगा, तो हम C1 और C2 को एज इट इज़ उतार देंगे प्यारे बच्चों। अब C3 में क्या चेंज होगा? C3 के अवयव में C3 में माइनस कर देना है C2 का दुगना, तो 2 दूनी 4, फिर 10 है तो 10 माइनस 5 दूनी 10, अब फिर 16 है तो 16 माइनस 8 दूनी 16। प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझ लो, हमने चेंज कहाँ किया है? चेंज किया है C3 में, है ना बच्चे? तो C1 और C2 को चुपचाप उतार देंगे। C3 में क्या करना है? C3 के एलिमेंट में C3 में बच्चे C3 में C2 का दुगना माइनस कर देना है, C3 में C2 का दुगना माइनस कर देना है, मतलब 4 माइनस इसका दुगना तो 2 दूनी 4, तो 4 माइनस 4, 10 माइनस 5 का दुगना 5 दूनी 10, तो 10 माइनस 10, फिर 16 माइनस 8 का दुगना 8 दूनी 16, तो 16 माइनस 16। तो प्यारे बच्चों अब हमें यहाँ से मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू 147,258 और 0 0 और 0, 4 में 4 गया 0, 10 में 10 गया 0, 16 में 16 गया 0। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, या फिर हिंदी में बोले अपनी भाषा में तो कोई भी एक लाइन 0 हो जाए तो सारणी का मान क्या होता है बच्चे? 0 होता है। तो हम बोलेंगे सिंस C3 के सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए सारणिक का मान भी क्या होगा बच्चे? शून्य होगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे? 0 होगी। सिर्फ आपको जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है उस प्रॉपर्टी को लिख देना है किसी भी तरीके से। तो क्या बोलेंगे? देयरफॉर द एलिमेंट ऑफ C3 आर 0, देन या फिर ऐसा सिंस एलिमेंट ऑफ C3 आर 0 देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्योंकि C3 के सभी अवयव 0 हैं, इसलिए सारणिक का मान भी क्या होगा बच्चे? 0 होगा, शून्य होगा। अब प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को करने के सिर्फ एक ही तरीके हैं। एक तरीका आपने पिछले वीडियो में देखा था, प्रसार करने का तरीका, लेकिन पेपर में कभी कभार ये बोल देता है कि संक्रियाओं के प्रयोग से आप डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करो, तो वहाँ पे इन ऑपरेशंस का, जब मैं संक्रिया बोलूँ तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से ऑपरेशन समझें, और जब मैं ऑपरेशंस बोलूँ तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसे संक्रिया समझें। तो बिना संक्रिया के इस्तेमाल के कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि आप सॉल्व नहीं करोगे, अगर करते हो तो कोई नंबर नहीं मिलता या फिर एक आध नंबर देके छोड़ देते हैं बच्चे, तो इसलिए संक्रिया लगानी पड़ेगी। तो इसको मैं कुछ और तरीके से भी कर सकता था बच्चे, माना लेट, बहुत सारे तरीके हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्यारे बच्चों। तो अब देखो हम क्या कर सकते थे, फिर से वही बात, 7 1 8, तो मैं पिछली बार मैंने कॉलम पे काम किया था, इस बार मैं रो पे काम करता हूँ वही। तो मैं बोलूँगा, क्या बोल सकता हूँ बच्चे? R3, मैं इस R3 में चेंज लाता हूँ बच्चे, R3 इज चेंजिंग टू R3 प्लस R1। कोई दिक्कत बच्चे? जो चीज़ यहाँ रहे ना बच्चे, प्रयास करना हमेशा, अगर यहाँ R3 है तो ऑपरेशन की शुरुआत भी R3 से ही हो, अगर यहाँ पे R1 है तो ऑपरेशन की शुरुआत भी R1 से हो, अगर यहाँ राम हो बच्चे तो ऑपरेशन की शुरुआत भी राम से ही होनी चाहिए। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे? तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू, बच्चे चेंज R3 में हो रहा है तो R1 R2 को चुपचाप उतार दो, 1 2 3
4, 5 और 6। R3 में क्या चेंज हो रहा है बच्चे? R3 में क्या चेंज हो रहा है प्यारे बच्चों? R3 में चेंज हो रहा है, R3 में R1 को जोड़ा जा रहा है, मतलब 7 1, इस बार मैं डायरेक्ट करूँ बच्चे 8, और फिर 8 2 बच्चे 10, और फिर 9 3, 9 3 बच्चे क्या होता है प्यारे बच्चों? 12 होता है। अब एक बार आप फिर से देखो, वही चीज़, सिमिलर चीज़ फिर से आ गई। ये देखो बच्चे, इसका जस्ट दोगुना है, इसका जस्ट क्या है प्यारे बच्चे? 2 गुना है। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? जब इसका जस्ट ये 2 गुना है, इसका मतलब अगर मैं इसमें मतलब R3 में, इसमें मतलब R3 में, अगर मैं R3 में, ये क्या है बच्चे? R2 है, R2 का 2 गुना माइनस कर दूंगा तो 8 माइनस 4 दूनी 8, 0 बन जाएगा। तो फिर से काम बन जाएगा बच्चे। मैं फिर से बोलता हूँ, R3 इज चेंजिंग टू R3 माइनस 2R2। मैं R3 में, मैं 8 में 4 का दुगना अगर घटा दूं तो 0 बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो R3 में R2 का दुगना घटाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो डेल्टा क्या बचेगा? फिर से चेंज किसमें बच्चे? R3 में है, मतलब R1 R2 में कोई चेंज नहीं होना। तो R1 और R2 को आप एज इट इज़ उतारो। फिर क्या होगा प्यारे बच्चों? R3 में मतलब 8 में R2 का दुगना, R3 माइनस 2R2, तो 8 में माइनस करेंगे प्यारे बच्चों इसका दुगना, तो 4 दूनी 8। फिर 10 में माइनस करेंगे प्यारे बच्चों 5 दूनी 10, और फिर 12 में माइनस करेंगे प्यारे बच्चों 6 दूनी 12। तो कुल मिला के डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 8 में 8 गया 0, 10 में 10 0, 12 में 12 0। तो इस बार रो पूरा 0 हो गया। तो सीधे बोलेंगे सिंस R3 के सभी अवयव क्या हैं प्यारे बच्चों? शून्य हैं, अतः सारणिक का मान क्या हो गया प्यारे बच्चों? शून्य होगा। सिंस एलिमेंट ऑफ R3 are 0, therefore वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज 0। तो क्या होगा बच्चे? डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिल गया प्यारे बच्चों? 0 मिल गया। तो मेथड आप कोई सी भी लो, अप्रोच आप कोई सी भी लो, या तो आप कॉलम को यूज़ करो या तो आप रो को यूज़ करो, लेकिन अगर आपकी अप्रोच सही है प्यारे बच्चों, आपने कोई मिस्टेक नहीं करी है, या फिर आप डायरेक्ट ही सॉल्व करो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था बच्चे। अगर आपकी अप्रोच सही है, आपके कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन किसी भी तरीके से प्यारे बच्चों गलत नहीं हो सकते हैं। तो अब प्यारे बच्चे इसी बेस पर मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ। ये क्वेश्चन करते ही आपको पूरा का पूरा मामला समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज का है प्यारे बच्चों, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में बता दूँ प्यारे बच्चों। जैसे मान लो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आता भी है। सपोज़ करें अपने पास है 1 1 1, फिर है बच्चे A B C, फिर है प्यारे बच्चों अपने पास है BC, और फिर है CA, और फिर है प्यारे बच्चों AB। कहता है कि प्रूव्ड दैट PROVED, मतलब सिद्ध कीजिए कि इतने की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? 0 है। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? तो बच्चे लोग अब ये अगले एक्सरसाइज क्वेश्चन है, और मैंने इसी एक्सरसाइज में क्यों स्टार्ट कराया? ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग काम करे, है ना। अगर मैं रैंडमली मतलब एकदम सीरियल वाइज चलता रहूँगा जो बुक के क्वेश्चन है, तो आपका दिमाग भी एक पर्टिकुलर मतलब रास्ते पे चलता जाएगा, इधर उधर नहीं सोचेगा। तो इस क्वेश्चन का कराने का मेरा यही इरादा है कि आप थोड़ा सा एडवांस सोचने का प्रयास करो, क्योंकि इस एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट में हमें थोड़ा सा एडवांस सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा माइंड लगा के, एफर्ट लगा के हमें क्वेश्चन को आंसर के करीब ले जाकर आंसर लाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। मतलब जैसा हम सोचते हैं परंपरागत, जैसे बाकी एक्सरसाइज में करते हैं, इस एक्सरसाइज में वो अप्लाई नहीं कर सकते प्यारे बच्चों, कि थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगता है कि हर क्वेश्चन अलग प्रकार का होता है और बहुत सारे तरीके करने के हैं। दिक्कत सिर्फ यही है कि बहुत सारे तरीके हैं करने के,
तो कोई बच्चा कोई तरीका, कोई बच्चा कोई तरीका, और गलत तरीका अपना अपना के हम क्वेश्चन को ईजी करने के बजाय, सरल करने के बजाय कठिन कर देते हैं। और जब क्वेश्चन कठिन हो जाता है तो मिस्टेक्स होना प्रारंभ हो जाती हैं प्यारे बच्चों। अब देखो बच्चे, हमें इसे जीरो प्रूफ करना है। तो किसी भी क्वेश्चन में जब जीरो प्रूफ करना हो तो हमें क्या सोचना है? हमें ये सोचना है कि हमारी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की जिसके कारण डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है बच्चे। तो आंसर है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। और उसका नंबर क्या है? एक का प्रॉपर्टी तो याद है, उसका नंबर याद नहीं है बच्चों मुझे। एक है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट प्यारे बच्चों, और एक है दो इक्वल होने वाली कौन सी है बच्चे, और एक है प्रॉपर्टी नंबर 4 प्यारे बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहती है कि अगर किसी सारणी की कोई एक लाइन जीरो हो जाए, मतलब या तो एक रो जीरो हो जाए या तो एक कॉलम जीरो हो जाए, तो सारणी का मान जीरो होगा। और प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है अगर कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम इक्वल हो गए तो सारणी का मान जीरो होगा। मतलब हमारा जो आंसर मिलेगा, हमारा जो क्वेश्चन का क्लू है, ये इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ में छुपा है प्यारे बच्चों। तो हम कहाँ शुरुआत करेंगे बच्चे? तो सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। क्या बोलेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, या फिर लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड है प्यारे बच्चों 1, या फिर मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है प्यारे बच्चों? ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो आपका फोकस क्या है, क्योंकि आपको जीरो प्रूफ करना है। इसका मतलब या तो आपको कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम जीरो कर देना है बच्चे, या फिर आपको कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम इक्वल कर देना है। इन दोनों में से कोई एक करना है बच्चे। आपको पता है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अगर आप कोई एक और कॉलम 1 1 1 कर दो तो दो कॉलम क्या होंगे बच्चे? इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा। तो अब दिमाग लगा सकते हो बच्चे कि आप क्या कर सकते हो। बहुत छोटा क्वेश्चन है। हम क्या कर सकते हैं बच्चे? मैं सीधे कर ये सकता हूँ कि मैं C2 इज चेंजिंग टू, C2 इज चेंजिंग टू। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। ये B प्लस C है, ये C प्लस A है, और ये A प्लस B है ना बच्चे। तो C2 इज चेंजिंग टू C2 प्लस C3। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? C2 इज चेंजिंग टू C2 प्लस C3 क्यों कर रहे हैं आगे जाके आप समझ जाओगे बच्चे। तो इज इक्वल टू, चेंज कहाँ आ रहा है प्यारे बच्चों? चेंज आ रहा है C2 में, जो लेफ्ट में रहता है उसमें चेंज होता है। इसका मतलब हम क्या करेंगे बच्चों? C1 को और C3 को चुपचाप उतार देंगे। तो 1 1 1, C1 में कोई चेंज नहीं, तो C1 को उतार दिया मैंने। C2 में क्या चेंज है बच्चे? C2 में C3 को जोड़ना है, मतलब A में B प्लस C को जोड़ना है। तो A प्लस B प्लस C प्यारे बच्चों। अब फिर B में C प्लस A को जोड़ना है बच्चे, तो B प्लस C प्लस A। अब फिर C में A प्लस B को जोड़ना है प्यारे बच्चों, तो C प्लस A प्लस B। R1 पूरा हो गया, R2 पूरा हो गया, सॉरी C1 पूरा हो गया। C1 में चेंज नहीं था, उतार दिया मैंने। C2 में चेंज हुआ, C2 में चेंज हुआ, C2 हो गया। C3 में कोई चेंज नहीं है बच्चे, तो C3 चुपचाप उतार देंगे। B प्लस C है ना, C प्लस A और A प्लस B। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को? तो अब यहाँ पे होगा बच्चे 1 1 1। इसको व्यवस्थित करूँ मैं, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। प्यारे बच्चों B प्लस C प्लस A है, इसको भी मैं कर सकता हूँ A प्लस B प्लस C। क्यों कर सकते हैं? तो अब प्यारे बच्चे देख रहे हैं कि हम C2 से, कहाँ से बच्चे? C2 से A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C तीनों में है, मतलब A प्लस B प्लस C कॉमन निकाल लेते हैं। मतलब टेकिंग कॉमन फ्रॉम A प्लस B प्लस C फ्रॉम C2, या फिर हम लिख सकते हैं कि C2 से A प्लस B प्लस C, हिंदी में लिखते हैं क्या बच्चे? उभयनिष्ठ लेने पर। उभयनिष्ठ लेना है प्यारे बच्चों। तो A प्लस B प्लस C कहाँ आ गया बच्चे? बाहर आ गया। यहाँ बचा 1 1 1,
बच्चे a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी बाहर चला गया, क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ भी क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, फिर है बच्चे b प्लस सी, फिर है बच्चे c प्लस a और फिर है बच्चे a प्लस बी। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? तो अब हम कहाँ पहुँच गए बच्चे? अब हम सीधे पहुँच गए हैं, अब हम सीधे कहाँ पहुँच गए हैं बच्चे? तो इज़ इक्वल टू, या फिर हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिंस C1 एवं C2 के सभी अवयव क्या हैं बच्चे? समान है ना। अतः सारणिक का मान क्या होगा बच्चे? शून्य होगा। हमने पढ़ा था कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम बच्चे इक्वल मिल जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है। तो a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू हो गई प्यारे बच्चों 0 हो गई, इंटू 0, तो इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड PROVED। प्रूव्ड हो गया प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत हो तो आप और तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही संक्रियाएं लगती। हाँ, लॉजिक इसका ज़रूर एक है, क्योंकि हमने 0 प्रूफ करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन था प्यारे बच्चों 1 1 1 था, फिर है A B और C है, फिर B प्लस C है, फिर C प्लस A है और फिर A प्लस B है। आपको देखना होगा ऐसे चीज़ों में, देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे A नहीं है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B नहीं है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C नहीं है। इसका मतलब हम इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चे तो तीनों में एक ही चीज़ A B C आ जाएगी, और जब तीनों में एक ही चीज़ आती है बच्चे तो कॉमन निकाली जा सकती है। और जब एक ही चीज़ तीनों में है वो पूरा का पूरा कॉमन निकाल लेंगे बच्चे तो हाँ 1 1 और 1 बचेगा। और जब 1 1 1 एक में आ जाएगा, एक में ऑलरेडी 1 1 है, तो वो 0 प्रूव्ड हो जाना है प्यारे बच्चों। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके ऐसा बोल सकते हैं, पिछली बार मैंने बोला था R2 इज चेंजिंग टू R2 प्लस R3 प्यारे बच्चों। इस बार आप बोल सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि R3 इज चेंजिंग टू R3 प्लस R2, है ना बच्चे। R3 इज चेंजिंग टू R3 प्लस का R2, मतलब इस बार आप R3 में चेंज कर दो तो क्या होगा प्यारे बच्चों? R3 में चेंज होगा, मतलब R1 और R2 चुपचाप उतार दो। R3 में क्या करना है? R2 और R3 को जोड़ देना है। मतलब ये है बच्चे, सॉरी फिर से गलती, हम क्या कर रहे हैं बच्चे? कॉलम सॉरी C3 इज चेंजिंग टू C3 प्लस C2, है ना बच्चे। पिछली बार क्या किया था? पिछली बार किया था C2 इज चेंजिंग टू C2 प्लस C3। पिछली बार हमने C2 में चेंज किया था, इस बार मैं C3 में चेंज कर देता हूँ प्यारे बच्चों। तो C3 और C2 को जोड़ना है तो A प्लस B प्लस C बन जाएगा, A प्लस B प्लस C बन जाएगा, B प्लस C प्लस A बन जाएगा, B प्लस C प्लस A बन जाएगा, यहाँ पे C प्लस A प्लस B बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, एक बार मैं करूँगा व्यवस्थित तो 1 1 और 1, A B और C। व्यवस्थित करने का मतलब क्रम से लिखूँगा, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। इसे ब्रैकेट लगाना हो तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ। आप क्या करेंगे बच्चे? C3 से कॉमन निकाल लेंगे। C3 से क्या कॉमन निकाल लेंगे बच्चे? C3 से A प्लस B प्लस C क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। 1 1 1 A B C, यहाँ से A प्लस B प्लस C कॉमन निकला, 1 बचा 1 बचा 1 बचा। तो अब क्या बोल देंगे बच्चे? अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप यहीं पे बोल दो कि सिंस C1 और C3 आर इक्वल देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। क्योंकि C1 और C3 के सभी संगत अवयव समान हैं, अतः सारणिक का मान क्या होगा? 0 होगा। और अब लिखने के बाद A प्लस B प्लस C, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चे राइट हैंड साइड। कुछ बच्चे अगर और करना चाहें, इसमें और लगाना चाहें संक्रिया, तो क्या कर सकते हैं? इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। इन दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चे? 0 मिल जाएगा। मतलब वो करेंगे क्या? C1 इज चेंजिंग टू C1 माइनस C3,
मतलब C1 में चेंज करना है, C1 में लेफ़्ट वाले में चेंज होता है बच्चे, C1 में क्या चेंज करना है, C1 और C3 को माइनस करना है, मतलब 1 -1 1 -1 1 -1, तो बन जाएगा बच्चे 1 -1 1 -1 1 -1, फिर है A B C, इनमें चेंज होना नहीं है, C2 में कोई चेंज नहीं, C3 में कोई चेंज नहीं, तो इज़ इक्वल टू 1 -1 0 0 0 A B C 1 1 और 1, तो कोई एक कॉलम जीरो हो जाए बच्चे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो आपके पास प्रूव्ड करने के बहुत से तरीके हैं प्यारे बच्चों, तो आप तब तक इस वीडियो को देखिए। मैं जल्दी ही प्यारे बच्चों मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, क्या लेकर, एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट तरीके से लेकर। इस वीडियो में मैं सिर्फ संक्रियाओं की आदत आपको डलाना चाहता था, संक्रियाओं को, ऑपरेशंस को आपको सही से समझाना चाहता था, जो मैंने कर दिया प्यारे बच्चों। अब आगे आपकी मर्जी। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।